सबसे ज़्यादा विवाद में रहने वाला सुल्तान है एमबीटी, है ना, और बेहतरीन पढ़ा लिखा हुआ सुल्तान है अगर बात किया जाए तो। सती प्रथा रोकने का पहला प्रयास भी इसने किया था, लेकिन बोलते हैं ना कि एक प्रथा होती है जिसको रोकने के लिए बहुत टाइम की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कि तुरंत का तुरंत रुक जाता है ना। इसका वजीर भी था, उसका नाम था ख्वाजा खां। इसने एक विभाग बनाया था अमीर ए कोही या दीवान ए कोही। हम बात कर रहे हैं एमबीटी की, इसको बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। बात समझे, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका कार्यकाल रहा है 1325 से 1351 तक। बात समझे। हाँ, होली समारोह में शामिल होने वाला पहला सुल्तान था। इसका मतलब कि कहने का मतलब कि ये सारे धर्मों को में रूप से सम्मान दे रहा था। उसका रीजन था, क्यों सम्मान देने का रीजन है कि मान लो कि इसको काम करना है किस तरीके से, सैन्य व्यवस्थाएं करना है, मुद्रा व्यवस्थाएं करना है ना, नहरें का निर्माण करना है, ये सब करना है। इसीलिए मेन रूप से ये सारे धर्मों को सम्मान दे रहा था, इसलिए कि सारे जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, जितने भी मेन व्यापारी हैं, जिसके कॉन्टेक्ट में रहे, है ना, टैक्स का पैसा है जो आसानी से उपयोग हो सके। क्लियर। देखिए, इसने एक और काम किया था कि राजधानी को देवगिरी से दौलताबाद ले गया था, है ना, देवगिरी से दौलताबाद, सॉरी दिल्ली से देवगिरी, और देवगिरी का नाम बदल कर दिया था दौलताबाद। अब देवगिरी है कहाँ? हाँ, देवगिरी है महाराष्ट्र में। हाँ, महाराष्ट्र में। अब उसका रीजन है विजय, हाँ, उसका रीजन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य जो है उस समय वहां पर सत्ता परिवर्तन हो रहे थे। हाँ, सत्ता परिवर्तन हो रहा था विजयनगर साम्राज्य में। तो इसको लगा क्यों ना हम दक्षिण पर पूरा कंट्रोल करने वाला पहला राजा बन जाए, समझे। इसीलिए ये जो है राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर किया। देखो, राजधानी ट्रांसफर करना मतलब कि पूरा का पूरा व्यवस्थाएं ट्रांसफर करना, और उसमें बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाएगा। इसने इस पैसे के लिए क्या किया, इसने मुद्रा व्यवस्था चेंज किया और इसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। सांकेतिक मुद्रा मतलब बोल सकते हो कि अभी हमारे पास क्या है, सांकेतिक मुद्रा है। अच्छा, कागज के बोल दे कि मोदी बोले ना कि 500 रुपये नहीं चलेगा, उसके बाद वैल्यू है उसकी नहीं है, उसको बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। बात समझे। अगर इसके पहले हम रुपया की बात करें तो वो उस सबसे पहले शुरुआत है रुपया से, तो वो पहला है कि वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु के बदले वस्तु देना, जो आजकल गांव में भी बहुत सारा होता है कि चावल के बदले हमको ये दे दीजिए, है ना, लेकिन पूरी मात्रा में होता है, पूरी मात्रा में नहीं होता है। क्या तुम जाओगे मोबाइल खरीदने तो एक ट्रक कम ले जाओगे, हमको मोबाइल दीजिए, एक आईफोन देगा, वो नहीं देगा, है ना। तो कहानी यही चलती है मिला जुला करके। वस्तु, उसने क्या किया कि बोला कि जितना भी सोना तुम्हारे यहाँ पड़ा है उसको ला करके हमारे यहाँ दो, है ना, और मतलब कि उसको ला करके दो, उसको गला करके हम इसको सांकेतिक मुद्रा हम चलाएंगे, बोल सकते हो एक तरह से। उस हिसाब से कि मान लो कि सांकेतिक मुद्रा की मतलब चांदी का सिक्का का वैल्यू है, मान लो कि नोट है या चांदी का सिक्का है, तो इसकी वैल्यू है मान लो कि 5 रुपया। अगर ये बिकेगा, जब चांदी का सिक्का पर ठप्पा नहीं मारा हुआ होगा तो ये बिकेगा 5 रुपये में, लेकिन इसका वैल्यू हम बना कर दिए हैं 50 रुपये। जैसे अभी है, कागज़ की वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपया 15 रुपये मुश्किल से बिकेगा, है ना। रद्दी में तो किलो से भाव उसी का 10 रुपये 15 रुपये किलो, है ना, लेकिन अभी उसका वैल्यू कितना होता है 500 रुपया। उसी को बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। तो कहानी मिला जुला कर ठीक ठाक चली, ऐसा भी नहीं था कि। तो 2-3 इसका काम, इसने 5 योजनाएं बनाई थी। 5 योजना में हालांकि ये मिला जुला करके बोलते हैं लोग कि असफल रहा, लेकिन ठीक ठाक प्रयास किया था, ऐसा नहीं है। एक काम बहुत अच्छा किया था इसने कि योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, है ना, अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अधिकारी की नियुक्ति की थी। बात समझे। योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अब देखो, बात सीधी सीधी यहाँ पर आती है कि ये योग्यता है कितनी इसमें। उस आधार पर इसके पहले क्या हो रहा था, इसके पहले हो रहा था कि मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, है ना, सेनापति का बेटा सेनापति बनेगा। मतलब एक तरह से वो चली आ रही थी परंपरा, लेकिन वहां पर चेंज कर दिया इसने। देखो, बोला कि नहीं, जो योग्य व्यक्ति है उसी को हम लेंगे। ये काम इसने ठीक किया था, इसलिए इसको बोलते हैं पढ़ा लिखा सुल्तान है ना। चलो आगे बढ़े। देखो, एक काम और होता है
इसके शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह हुए। इसने 5 बदलाव किए, उस 5 बदलाव का परिणाम ही है विद्रोह, है ना। देखो कोई भी काम होता है तो व्यवस्थाएं उथल पुथल हो जाती है, व्यवस्थाएं उथल पुथल होती है तो विद्रोह हो जाता है, तो कहानी यही चलता है ना। इसके शासनकाल में 2 व्यक्ति भारत आया था, एक का नाम था जियाउद्दीन बर्नी, एक का नाम था इब्न बतूता, ठीक है। हाँ, इसके शासनकाल में स्वतंत्र होने वाले 2 राज्य थे, एक, है ना। अगर हम मैप को उठाएं तो कुछ ऐसे दिखेगा, इसको बोलते हैं विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य, है ना। तो विजयनगर इसके शासनकाल में क्या हुआ था, अलग हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। क्लियर। हाँ, इसने चलाया था पीतल और तांबा का सिक्का चलाया था, वो भी देख लेते हैं। शेख अलाउद्दीन का शिष्य था ये, शेख अलाउद्दीन एक सूफी संत हैं, उनका ये शिष्य था, है ना। एक क्वेश्चन और आता है, इसको असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता है। अभी ने बताया कि 5 योजनाएं चलाई थी जिसमें असफल हो गया था, तो एक नाम और इसको मिल गया था, असफलताओं का बादशाह। क्लियर। तो लिखो सारे पॉइंट फटाफट, है ना। हाँ, लिखो पहला पॉइंट, कि सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाला सुल्तान है ये, इसने सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाला सुल्तान है। सबसे ज्यादा विवाद में रहने वाला सुल्तान है। दूसरा पॉइंट यही हो जाएगा कि इसने अमीर एक कोही नाम का एक पोस्ट बनाया था। अमीर एक कोही, या इसको बोलते हैं दीवान एक कोही, अमीर एक कोही या दीवान एक कोही, है ना, नाम का विभाग बनाया। है ना, अमीर एक कोही दीवान एक कोही नामक विभाग बनाया। इस विभाग में क्या था, एक विभाग किस लिए था, कृषि के लिए। ये देखना कृषि के लिए क्यों विभाग बनाया था, इसका आगे हम चर्चा करेंगे। इसका जब 5 गो जो इसकी योजनाएं थी ना, उसमें एक योजना कृषि के लिए भी थी, है ना। तो ये ध्यान देना कि कृषि के लिए क्यों व्यवस्थाएं बनाया था ये। क्लियर। अमीर है कोई या दीवान है कोई, इसी को बोलते हैं एक विभाग था। विभाग समझते हो, मतलब कि एक पोस्ट, एक मतलब पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, है ना। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट होता है और भी डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे करके एक पूरा डिपार्टमेंट ही बनाया था जो कृषि के लिए था। क्लियर। हाँ, अगला पॉइंट लिख लो, इसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। क्लियर, है ना। हाँ, होली समारोह में शामिल होने वाला पहला सुल्तान तो लिख लिए थे आप लोग, है ना। एक पॉइंट और लिख लो कि इसने योग्यता के आधार पर, ये तो लिख लिया ना, योग्यता के आधार पर। हाँ, एक पॉइंट और लिख लो, इसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। बात समझे। हाँ, इसके शासनकाल में आने वाला यात्री का नाम देख लेते हैं। आने वाला विदेशी यात्री कौन कौन है, एक है इब्न बतूता। क्लियर, इब्न बतूता, है ना। ये कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। मोरक्को कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में। अफ्रीका एक देश, अपने महादेश है ना, वहाँ पर एक देश है दक्षिण अफ्रीका। हाँ, दक्षिण अफ्रीका उसी में आता है, अफ्रीका महादेश में ही, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं इब्न बतूता को क्या क्या पोस्ट मिला था। विदेशी यात्री, हाँ, ये विदेश का है ना, मोरक्को का है, विदेश है, तो इसके शासनकाल में आया था, है ना। अब देखो,
भारत आया कब ये? 1333 में भारत आया था। क्लियर। दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं इसका कहानी क्या है। तो इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था रेहला। रेहला पुस्तक लिखी। तीसरा पॉइंट और देख लेते हैं कि देखो एक पॉइंट और बहुत अच्छा है कि इसका दो ख्यातियां हैं। ख्यातियां मतलब बोल सकते हो इसने दो उपलब्धियां प्राप्त की है। जब ये भारत आया, इब्न बतूता एमबीटी के दरबार में आया, है ना, तो काफी समय तक ये रहा। एमबीटी ने इसे काजी के पोस्ट पर नियुक्त किया। क्वेश्चन आएगा ये, है ना, कि एमबीटी ने इसे किस पोस्ट पर नियुक्त किया? काजी के पद पर नियुक्त किया। नियुक्त हुआ, ये हुआ ना, किया तो ये, है ना, ये इसने किया किसको? इब्न बतूता को। क्योंकि दिल्ली का राजा कौन है? एमबीटी, है ना। और चौथा पॉइंट की बात करते हैं। हाँ, तो एमबीटी ने इसे क्या किया कि 1342 में 9 साल बाद, है ना, चीन में एक दूत भेजना था। तो देखो दूत वैसा व्यक्ति को भेजा जाता है जो थोड़ा तेज तर्रार हो, है ना, जो वहाँ संभालने की परिस्थिति रखता हो, है ना, हर एक बात को सुनने और समझने की परिस्थिति रखता हो, ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं दूत बना करके। जैसे राम के दूत थे अंगद, है ना, अंगद ने काफी समय तक सुना था, बाद में उनको गुस्सा आ जाता है, वो अपना कर्तव्य दिखाना शुरू किए थे, है ना। बहुत सारे दूत आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो 1342 में एमबीटी ने इसको दूत बना करके कहाँ भेजा? चीन। तो एक क्वेश्चन आता है कि 1342 में, हाँ, एमबीटी ने, हाँ, चीन भेजा इसको। किसको भेजा? इब्न बतूता को। हाँ, एमबीटी ने दूत, दूत समझते हो ना, दूत बनाकर कहाँ भेजा? चीन भेजा। क्लियर? इतना कहानी क्लियर हो गया, है ना। अच्छा, इसके शासनकाल में एक और व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। उसका नाम है, नहीं नहीं, ये जियाउद्दीन बर्नी, बात समझे। और ये जियाउद्दीन बर्नी जो है, ये व्यक्ति है, विद्वान है ये। इसका एक किताब है, उस किताब का नाम है क्या? किताब उल रेहला। विद्वान है ये, इसके दरबार भी विद्वान में आते हैं। इसका किताब है, हाँ, किताब उल रेहला। इसी किताब में एमबीटी की सारी जानकारियां मिलती है। बात समझे। इसी किताब में एमबीटी की क्या मिलती है? सारी जानकारियां मिलती है। क्लियर हो गए? आगे देखें। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछेगा कि इसके शासनकाल में स्वतंत्र होने वाले राज्य कौन कौन है। मतलब इसके शासनकाल में कौन कौन से राज्य जो हैं स्वतंत्र हुए थे। बात समझे। तो इसके शासनकाल में स्वतंत्र होने वाले राज्य हैं, दो राज्य हैं, विजयनगर, सॉरी 3 राज्य हैं, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य और सिंध वाला इलाका। मतलब हम बात करें 3 राज्य। बात समझे। स्वतंत्र होने वाला मतलब ये जब ये शासन गद्दी पर बैठा तो 3 राज्य ऐसे थे जो पहले दिल्ली के कंट्रोल में चला करते थे, मतलब दिल्ली को टैक्स भरा करते थे, वो बाद में अलग हो गए। अब ये 3 राज्य कौन कौन है भाई? तो ये राज्य हैं, आपको अगर मैप के हिसाब से देखें तो ये दक्षिण के राज्य में आते हैं, है ना। तो दक्षिण के राज्य में, अगर दक्षिण के राज्य में हम देखें तो ये पड़ता है आपका, हाँ, दक्षिण, दक्षिण नीचे वाला इलाका दक्षिण, बहमनी, और नीचे है विजयनगर। विजयनगर के उस समय संस्थापक का नाम था हरिहर और बुक्का, है ना। और बहमनी साम्राज्य के संस्थापक का नाम था क्या? हसन गंगू। बात समझे। अब आते हैं एक जगह और, सिंध। सिंध जो कि अगर हम उठा कर देखें तो इस तरफ का मैप का, है ना, ये पाकिस्तान का इलाका है और यहीं पर पड़ता है सिंध, पंजाब और सिंध का इलाका, है ना। पंजाब और सिंध का इलाका में आंतरिक विद्रोह हुए, है ना, और वहां पर भी क्या हुआ, वो भी जो है अपना अलग स्टेट हो गया, अलग राज्य हो गया। मतलब इसके टाइम में 3 ऐसे साम्राज्य थे जो स्वतंत्र होने वाले थे। कौन कौन से? तो एक बहमनी, एक विजयनगर और एक सिंध। कौन कौन से? हाँ, बहमनी, विजयनगर, है ना। अब देखो ये मैप ऐसे कुछ, हाँ, तो ये सिंध का इलाका है, पंजाब का इलाका लेफ्ट में, है ना। तो 3 राज्य कौन कौन से? एक बहमनी, बहमनी का जो व्यक्ति है, मेन व्यक्ति कौन बना? देखो हसन गंगू बहुत पहले के टाइम में जो स्टार्टिंग में रहा होगा तो वहीं का राज्यपाल रहा होगा। विजयनगर भी है तो वहीं का राज्यपाल रहा होगा हसन गंगू, सॉरी
हरिहर और बुक्का, दो भाई थे। हरिहर अलग है और बुक्का उसका छोटा भाई था, है ना। हरिहर बड़ा भाई, बुक्का छोटा भाई, इसमें दो भाई थे। ये दोनों ने क्या किया कि अपना अलग राज ले लिया। बहमानी साम्राज्य वाला हसन गंगू था, उसने भी अपना अलग राज बना लिया, है ना। सिंध वाला इलाका था, ये भी अपना स्वतंत्र हो गया। क्लियर। तो बहमानी में हाँ अलग कर लिया सिंध वाला। वहाँ विद्रोह हुए, सारे लोग अपना स्वतंत्र राजा चुन लिए। बोले हम दिल्ली के मतलब दिल्ली कंट्रोल में रहने का मतलब क्या है, तो दिल्ली के कंट्रोल में रहने का मतलब बताते हैं क्या है कि यहाँ से टैक्स वहाँ जाएगा, ठीक है, जो हम टैक्स देंगे अपने, हालांकि टैक्स हम अपने राजा को देंगे, लेकिन वो राजा अगर संधि किया हुआ है अगले राजा से, तो वो आधा टैक्स अपना कहाँ भेजा देगा, दिल्ली भेजा देगा। जो वो कहेगा दिल्ली वाला राजा, वो इसको सुनना पड़ता था। नहीं समझे, कहानी यही थी मिला जुला करके। मतलब जो बोले हमको सेना चाहिए, सेना दो रे, हमारी बिटिया की शादी है ये होना चाहिए तो ये हो जाएगा, हमारे बेटा शादी करना है तो करना है, बस समझे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब स्वतंत्र हो गए, हम स्वतंत्र हो गए। क्लियर है। बहमानी साम्राज्य का मेन राजा कौन बन गया, हसन। अब पढ़ाएंगे तुम लोग, हसन गंगू, बहमानी और ये विजयनगर दोनों पढ़ाएंगे, है ना, पूरा का पूरा पढ़ाएंगे इसको, है ना। और इसका राजा कौन हो गया, हरिहर। हरिहर बड़ा भाई था तो पहला राजा ये बनेगा, है ना, और दूसरा भाई था बुक्का, बस समझे। हरिहर बड़ा भाई था तो पहला राजा हरिहर बन जाएगा, बुक्का छोटा भाई था बाद में बनेगा, है ना। कहानी ये चली। एक पॉइंट और लिख लो, ये शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। हाँ वो एमबीटी, हम एमबीटी के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। लिख लो, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। क्लियर। हाँ शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, हो गया, है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं। इसे असफलताओं का बादशाह कहते हैं। समझ गए, इसे असफलताओं का बादशाह कहते हैं। हाँ अब देखो असफलताओं का बादशाह क्यों कहते हैं, अब इसके बारे में लिखो कि एमबीटी के 5 योजनाएं, फटाफट लिखो तो इसको समझ लेते हैं फटाफट। एमबीटी की 5 योजनाएं, यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से कब आए, है ना, तो ये भी देख लेंगे। तो लिखो एमबीटी की 5 योजनाएं। क्लियर। पहला योजना की बात करते हैं। देखो जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वह स्टार्टअप करता है लेकिन फेल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने किया तो सही था। लेकिन दिक्कत ये था कि इसने पैसे लुटाए, लेकिन अपना एक था कि बोल सकते हो कि इसने अपना एक्सपेरिमेंट को जारी रखा। क्लियर। एक प्रथम योजना की बात करते हैं। प्रथम योजना क्या था इसका, मतलब माइंड में जो इसका आया था तो 1325 में इसने किया था, मतलब बनते ही कर दिया था, है ना। 1325 में इसने किया था। और प्रथम योजना था क्या इसका, प्रथम योजना का था कि दोआब क्षेत्र में, हाँ दोआब क्षेत्र में टैक्स में 50% की वृद्धि, दोआब क्षेत्र में टैक्स में 50% की वृद्धि। काम ठीक किया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, है ना। दोआब क्षेत्र की बात कर लेते हैं। ये दो नदियों के, बात समझ रहे हो, ये दो नदियों के, है ना, हाँ जो आकर के यहाँ मान लो कि मिलता है ना। तो ये दो नदियों के ये बीच का क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं, दोआब। मतलब दो नदी, सॉरी उल्टा हो गया, मान लो कि एक नदी है यहाँ से गुजर रही है, एक नदी यहाँ से गुजर रही है ना। तो ये दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र है इसको कहते हैं दोआब। अब देखो जहाँ पर दोआब होते हैं ना बाबू, वहाँ पर पानी मतलब फसल अच्छी होगी, रीजन कि पानी का स्रोत अच्छा है। ज़्यादातर तुमको एमपी वाला इलाका, यूपी वाला इलाका में तुमको ऐसा देखने को मिलेगा। हाँ और दोआब क्षेत्र में इसने क्या किया कि कृषि पर टैक्स को 50% बढ़ा दिया, रीजन कि आगे इसको और काम करने थे इसीलिए।
पहले पैसा चाहिए किसी काम के लिए, जैसे बढ़ाया बढ़ाया तो ठीक बढ़ाया, लेकिन जैसे ही बढ़ाया ना वैसे ही वहाँ क्या हुआ, अकाल पड़ गया। कहाँ पर गया अकाल? एमपी दोआब क्षेत्र में, जहाँ जहाँ इसने बढ़ाया था, है ना। कारण क्या हुआ? इसके सफलता का कारण लिख लो, है ना। कारण क्या हुआ? अकाल पड़ना। बात समझे? क्या पड़ना? अकाल पड़ना। मेन कारण क्या हुआ? जैसे इसने बढ़ाया, है ना, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा तो इसको टैक्स घटा देना चाहिए था, है ना, कि वहाँ पर अकाल हो गया। अरे ठीक है, 50%, हाँ, जो 50% बढ़ाए हैं वो टैक्स नहीं लेगा, नॉर्मल टैक्स लेगा और 10% और घटा देते हैं। ऐसा करना चाहिए था इसको, लेकिन इसने नहीं किया। इसने क्या किया कि वहाँ पर टैक्स को और बरकरार रखा। बोला कि नहीं, 50% बढ़ गया तो बढ़ गया, अब इसको हम अति नहीं कर सकते। अब देखो कहाँ पर अकाल पड़ गया तो गेहूँ कहाँ से होगा, धान कहाँ से होंगे, तो होंगे तो टैक्स कहाँ से दे पाएंगे? हाँ, नहीं दे पाए तो क्या हुआ कि वहाँ विद्रोह हो गया। क्या हुआ? विद्रोह हो गया। अब इसने विद्रोह को इतनी क्रूरता से दबाया कि सबको काटा, क्या बच्चे क्या बूढ़े, जेनोसाइड बोलते हैं इसको। जेनोसाइड मतलब नरसंहार, है ना। ऐसा काटा, मतलब अपने सैनिकों से अपने ही लोगों को मरवाया, है ना, तो बोलते हैं जेनोसाइड। तो इसी को एक नाम पढ़ा थे तुमको, रक्त पिचासू बताए थे ना। इसका एक उपनाम था रक्त पिचासू, इसीलिए नाम पड़ा था कि इसने दोआब क्षेत्र में, है ना, बहुत सारे लोग कटवा दिया था। ऐसा तो बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं 20,000 लोग थे। तो सोचो 20,000 लोग को मरवा देना, ये जेनोसाइड हो गया, नरसंहार करवाया था इसने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रक्त पिचासू। क्लियर? मतलब टैक्स को बढ़ा रखा था, इसकी योजना सफल हो गई थी। बात समझे? दूसरा योजना आया था 1325 26 27 में। दूसरा योजना, दूसरा योजना, है ना, 1326 1327 में। बात समझे? 1326 27 में दूसरा योजना आया था। अब इस योजना में क्या कहा गया? इस योजना में कहा गया, देखो अभी बताया तुम लोग को कि ये दो राज्य जो हैं, यहाँ पर दो राज्य, विजयनगर बहमनी, है ना, विजयनगर बहमनी, ये दो राज्य जो हैं ये क्या हो रहे हैं? स्वतंत्र हो रहे हैं। स्वतंत्र हो रहे हैं, इसका मतलब कि वहाँ पर राजा का परिवर्तन हो रहा है। बात समझे? हाँ, राजा का परिवर्तन हो रहा है। वहाँ पर राजा का जैसे परिवर्तन हुआ, देखो इधर जैसे परिवर्तन हुआ तो इसको लगा क्यों ना कि पूरा का पूरा भारत कंट्रोल वाला करने वाला पहला राजा हम बने, है ना। तो इसने एक काम किया कि ऐसा होगा तो हमको क्या करना होगा कि हमको राजधानी चेंज करनी होगी। अब राजधानी चेंज करने का रीजन क्या है? महाराष्ट्र पड़ता है लगभग बीच वाला इलाका में। अगर महाराष्ट्र में हमारी राजधानी होगी तो हम ऊपर भी देख लेंगे और दक्षिण को भी अच्छे से देख लेंगे, है ना, मतलब उत्तर को भी बेहतरीन देख लेंगे, दक्षिण को भी बेहतरीन देख लेंगे। इसने क्या किया कि पूरी राजधानी को चेंज करने का नियम बनाया। तो पहले राजधानी कहाँ था इसका? दिल्ली, है ना। राजधानी कहाँ था पहले? दिल्ली। दिल्ली से कहाँ ला रहा है? देवगिरी, है ना, महाराष्ट्र, हाँ, देवगिरी। देवगिरी का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया था? दौलताबाद। हाँ, तो क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि दौलताबाद का पुराना नाम क्या है? तो देवगिरी। हाँ, दिल्ली से कहाँ किया इसने? देवगिरी की पहाड़ी, है ना, जो दौलताबाद की पहाड़ी बोलते हैं, दौलताबाद इसने नाम किया था, बाद में फिर देवगिरी आ गया था, है ना। तो इसने क्या किया कि पूरी राजधानी को चेंज करना शुरू किया। और राजधानी को चेंज करने का मतलब कि पूरा का पूरा सिस्टम को ले जाना। और हम बोले कि पटना का पूरा राजधानी चेंज होगा, कहाँ आएगा? राजगीर। तो राजगीर में मान लो कि पूरा हर चीज बनाना पड़ेगा तुमको, या फिर हम कहाँ ले जाएंगे? गया। तो मतलब पूरा चीज लेना पड़ेगा, सीएम हाउस, पीएम हाउस, पार्लियामेंट, है ना, एक एक चीज को ले जाना पड़ेगा ना हमको। और उसका बिल्डिंग बनाने का खर्च ज्यादा है। इसने इसलिए तो इसने टैक्स बढ़ाया था कि वहाँ बिल्डिंगें बनेगा, है ना, मतलब आगे के योजनाएं से सोच रखी थी कि आगे ये काम करने हैं तो पहले ये काम करेंगे तब ये काम होगा। लेकिन यहाँ पर भी असफल हो गया था। फिर भी उसने टैक्स बढ़ाए थे, टैक्स तो उसको मिल रहा था, लेकिन जेनोसाइड हो गया था वहाँ पर लोग नाखुश हो गए थे, है ना, विद्रोह कर ही दिए थे। दूसरा योजना में भी इसने जब दिल्ली से दौलताबाद लाने का सोचा तभी बहुत सारे लोग इसको मना भी किए थे। ऐसा नहीं कि मना नहीं किए थे, बड़े इतना बड़ा मतलब लेना अब के लिए दिक्कत है, बड़ी बात है। क्योंकि इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी भी आया था, इसके पहले और भी बड़े बड़े राजा आए, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा फैसला तो नहीं लिया था, है ना। ये फैसला एक तरह से पागलपन का था कि वहाँ से दिल्ली से पूरा का पूरा सिस्टम उठा करके दौलताबाद ले जाना। अब जैसे ही ले जाना शुरू हुआ, बात समझे, तब यहाँ पर जो बहमनी और विजयनगर में है, यहाँ पर दो लोग अपना सत्ता पर स्ट्रांग हो चुके थे, एक हसन गंगू और एक हरिहर और बुक्का, भी तो बताएं, है ना, हरिहर और बुक्का, ये दो लोग स्ट्रांग हो चुके थे यहाँ पे। और स्ट्रांग होने का मतलब कि यहाँ पर राजधानी लाने के बाद क्या पता यहाँ पर कंट्रोल हो ना हो,
तो इसको फिर से क्या करना पड़ा कि आधा राजधानी को बना करके अगले बार फिर से ले जाना पड़ गया वहां पे। हाँ लौट गया, लेकिन बता नहीं समझे कि हम आधा बिल्डिंग बना दिए पूरा, तो खर्चा तो हमारा हो ही नहीं गया है, खर्चा तो हमारा हो ही गया, बहुत सारा आधा हिस्सा बसा दिए, बिल्डिंग आधा अधूरा है, लेकिन खर्चा तो हो गया हमारा। तो खर्च का वाहन तो कहीं ना कहीं से पैसा गया नहीं हमारा, डूब गया वो है, तो पैसा डूब गया। तो यही है इसका दूसरी योजना जो ये भी असफल रही। बात समझे? क्योंकि क्यों? क्योंकि दिल्ली खाली हो गया। बात समझे? हाँ लिखो, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। क्यों ले जा रहा था? तो इसका कारण बता दिया अभी, दक्षिण भारत पर कंट्रोल के लिए, है ना। अच्छा, क्यों असफल हो गया? तो दक्षिण भारत में पहुंचा, है ना, तो दिल्ली भी खाली हो गया। देखो कहानी क्या हुई, वहां से दिल्ली भी खाली हो गया, इसको दक्षिण में नहीं मिला, मतलब ये बीच बीचों में अटक गया, फिर से इसको दिल्ली जाना पड़ा। मतलब इसकी कहानी ऐसी हुई कि मतलब पूरे के पूरे सिस्टम इसका हिल गया। तब ये तीसरा योजना बनाता है। तीसरा योजना में ये कहा गया है हाँ, तीसरा योजना में आते हैं इसका। तो तीसरा योजना था इसका सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। देखो अब सांकेतिक मुद्रा में उस समय हम किस चीज की मुद्रा लाएंगे? तो पहले से सोना और चांदी तो चल ही रहा है ना, तो कागज थोड़ी लाएंगे, उसमें पीतल की मुद्रा लाना शुरू कर दिया इसने, है ना। सांकेतिक मुद्रा मतलब नकली मुद्रा एक तरह से। पीतल का मान लो कि अगर हम ये पीतल, हाँ ये पीतल का है हमारा, मान लो कि इसको बेचेंगे तो हमको मिलेगा कितना? 5 रुपया। लेकिन हम इस पे लिख दिए हैं कि ये मुद्रा कितना का है? 50 रुपया का। इसी को बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। तुम्हारा कॉइन है, तो कॉइन को तुम मान लो कि 10 रुपया कॉइन को तुम गला करके बेचोगे तो कितना मिलेगा? 1 रुपया। लेकिन उसका वैल्यू कितनी है वर्तमान में? 10 रुपया, है ना। बात समझे? कहानी यही है। और सांकेतिक मुद्रा में इसने कहाँ सिक्का उक्का में पैसा जो हुआ थी होता है छपता, तो कैसे छपता? नोट छपता, जो नोट छपता है तो उतना मुद्रा हमारे पास उस वैल्यू की रहती है, उतना सोना या रिजर्व बैंक का। वो कहानी बताएंगे तुम लोग को हम अथी में इकोनॉमिक्स में अच्छे से बताएंगे कि हमारे मुद्रा ऐसे नहीं छाप सकते, ऐसा नहीं कि घरे मशीन बैठाए। कुछ डब्बा आती है तो उसको ऐसे कर रहा था। वो तो देखो पैसा छपाने का रीजन है कि हम पैसा ज़्यादा भी नहीं छाप सकते हैं और कम भी नहीं छाप सकते हैं। मुद्रा ऐसा छाप सकते हैं कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो बना रहे। बात समझे? हाँ, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा मुद्रा छाप देंगे तो समोसा लाने जाओगे इतना पैसा लेके जाना पड़ेगा, ज़्यादा मुद्रा हो जाएगा, ज़्यादा नोट गड्डी आ जाएगी तुम्हारे पास, तो समोसा लाने के लिए जो पैसा का वैल्यू खत्म हो जाएगा। बात समझे? हाँ, पहले यहाँ समझ लेते हैं, देख लो इसको। तो ये 50 पैसा, ये किस चीज़ का हो गया? तो पीतल का। अब देखो, अब इसके लिए इसको क्या चाहिए? सिक्का बनाने के लिए पीतल चाहिए। क्या चाहिए? पीतल चाहिए। इसके पास है क्या? सोना। अब इसने क्या किया कि पूरे मार्केट में, पूरे बाजार में, पूरे गांव में हल्ला फैला दिया कि रे तुम 1 किलो सोना ले जाओ और 1 किलो पीतल हमको दे जाओ। जिसके जिसके पास पीतल का सिक्का है ना, वो हमको दे दो, ठीक है, और उतना ही के बराबर सोना तुमको हम दे देंगे। अब कौन नहीं देगा, है ना? घर का बर्तन भी दे देगा वो, है? सोना के चक्कर में तो घर का बर्तन बेच देगा वो। अरे मिल रहा है, छोड़ दो इसको, सोना के ले लेंगे। नहीं समझे? मतलब इसने सारी की सारी क्या हुआ कि अब इसके पास क्या हुआ कि पीतल ज्यादा आने लगे, इसका खजाना खाली हो गया सोना वाला, पीतल वाला। हाँ, तो खजाना खाली होगा ना। मान लो कि तुम्हारे पास 100 किलो सोना है और तुम बोलो कि 100 किलो रे हमको पीतल चाहिए, है, और गांव में मोहल्ला में हल्ला फैला दे, हाँ, तो हम बोले कि 1 किलो पीतल दो, 1 किलो सोना लो, नहीं देगा कोई, एकदम हंसते हंसते दे देगा। तो यही कहानी हुआ। लेकिन जब ये सांकेतिक मुद्रा शुरू किया, उस पर छपाई शुरू किया, बराबर शुरू किया, तो कहानी क्या हुई ना कि और भी लोगों के घर में पीतल था, तो जो जो चीज छाप रहा था, बात समझे? मान लो कि इस पे पैसा लिखा हुआ है, इस पे कुछ आकृति लिखी हुई है ना, तो जिसके जिसके घर में और भी पीतल थे,
जिसके जिसके घर में और भी पीतल थे वो भी क्या करना शुरू किया, गला गला करके छपाई करके नकली मुद्रा का प्रचलन शुरू करवा दिया। बात समझे? हाँ, मतलब न समझे, कहानी यही होना शुरू हुई, मतलब नकली मुद्रा आना शुरू हो गया मार्केट में। अब इसको ये क्या किया, रोक नहीं पाया, क्योंकि इसके पास विभाग नहीं थे। हाँ, सोचा तो अच्छा था, लेकिन सोचने में क्या होता है ना, विभाग बनाना पड़ता है, चीजें बनानी पड़ती है, सिस्टम बनाना पड़ता है ना। लेकिन ये विभाग नहीं बनाया तो ये भी फेल हो गया। बात समझे? तो लिख लो इसको। तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। हाँ, लिख तो दिए हैं, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। कारण क्या रहा असफलता का, है ना? तो हाँ, नकली मुद्रा का प्रचलन क्या हुआ, बढ़ गया। अब देखो, पूछोगे सर तो नकली मुद्रा का प्रचलन काहे बढ़ गया, रीजन क्या था इसका? और भी तो रीजन हो सकते हैं। तो हाँ, और भी रीजन बता देते हैं। अब देखो, जो पीतल का रेट तुम्हारा 5 रुपए में पहले बिक रहा था, वो तुमको इस नकली मुद्रा से तुमको 50 रुपया मिल रहा है, तुम नकली मुद्रा नहीं बना कर बेचोगे। बात समझे? अभी भी नकली मुद्रा आती है ना हमारे यहाँ, 500 की वैल्यू होती है, बीच में जो घुसा दिया 500, तो क्या फर्क पड़ता है? बात समझे? तो इसको ये रोक नहीं पाया, नकली मुद्रा को। क्लियर? चौथा योजना देखो इसका, चौथा योजना, चौथा योजना आया था इसका। हाँ, तीसरा योजना का लिख लो, 1329 में आया था। थोड़ा सा डेट डालना भूल गए थे, 1329 में आया था तीसरा वाला, है ना। चौथा योजना था 1330-31 में। अब देखो चौथा योजना क्या था इसका। हाँ, खुरसाना, खुरसाना जो कि अफगानिस्तान तजाकिस्तान के इलाका में एक जगह पड़ता है, खुरसाना। खुरसाना पर आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि खुरसाना में भी सत्ता पलट होने वाला था। तो सत्ता पलट के बीच बीच में लगा कि इसको कि हम बीच बीच में आक्रमण कर देंगे तो कहानी हो जाएगी। हाँ, खुरसाना पर आक्रमण करेंगे तो लगभग हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान तक इलाका हमारा हो जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिक्कत हुआ क्या, दिक्कत ये हुई कि खुरसाना पर उस समय आक्रमण नहीं कर पाया। वहां का राजा जो था वो अपने आप को कंट्रोल कर लिए, और अगले राजा जैसे बैठे, है ना, वो पूरा का पूरा सत्ता को अच्छे से कंट्रोल किए। अब इस दरमियान बीच में क्या हुआ, जब खुरसाना पर ये आक्रमण करने जा रहा था तो इसने सेनाएं इकट्ठी की। सेनाएं इकट्ठी करने के बाद इसने क्या किया कि सेना को अग्रिम वेतन दे दिया, एडवांस वेतन सेना को दे दिया। अब मान लो कि 20,000 की सेना या 25,000 या मान लो कि 50,000 की सेना को अगर हम अच्छा वेतन दे दें, एडवांस वेतन दे दें, और वो सेना मतलब लड़ने भी ना जाए, सेना तो वाहवाही में रह जाएगा, लेकिन घाटा किसका हो जाएगा, राजा का। तो लगभग खजाना यहीं पर खाली हो गया इसका। सेना को अग्रिम वेतन दिया। देखो, इसके पहले 2 काम और कर चुका था। नकली मुद्रा के प्रचलन में खजाना खाली हो गया, इसके पहले दिल्ली से दौलताबाद किया, खजाना खाली हो गया, है ना। इसको टैक्स में भी उतना मुनाफा नहीं हो रहा था, है ना। इसने और क्या किया कि सेना को अग्रिम वेतन दे दिया। काहे लगी कि अरे आक्रमण करना है, कहाँ आक्रमण करना है, खुरसाना पे। सेना बोला कि हमारा क्या फायदा, तो तुमको एडवांस टैक्स देते हैं। बोला ठीक है, एडवांस दे दो हमको, बहुत बढ़िया। बस समझे? लिखो, खुरसाना पर आक्रमण की योजना, खुरसाना पर आक्रमण की योजना। बात समझे? और ये आक्रमण, हाँ, एवं सैनिक को, हाँ अभी नहीं, शाम में 3 बजे से। कौन बच्चा है, अंदर लेकर आओ, बात करेंगे। कौन है, बुलाओ तो अंदर, देखे चेहरा। बोलिए। बैच इवनिंग में है बाबू, अभी 3 से 4 एक बैच है। यहीं रहते हैं तो इवनिंग में आ सकते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं रहते तो इवनिंग में आ सकते हैं आराम से। हाँ, 3 से 4। हाँ, एक और है बिल्कुल, धीरे धीरे वाला है, एकदम आराम आराम वाला। हाँ, अभी उसमें केमिस्ट्री चल रहा है। हाँ, नॉर्मल स्पीड है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा स्पीड भी। आप लोग बेसिक हैं, आप बेसिक हैं, अच्छा पढ़ा हुआ है तो ठीक है, भेज दीजिए उसमें 3 से 4 में। चलिए, पंचम योजना की बात करते हैं हम, 5वां योजना की। 3 से 4 भेज दीजिएगा, ठीक है। हाँ, 5वां योजना की बात करते हैं। हाँ, 5वां योजना आया था इसका,
1337-38 में, है ना। कराचिकल, कराचिकल अभियान, है ना, 1337-38 में। देखो कराचिकल क्या है ना, कराचिकल है एक, बोल सकते हो तुम, एक ऐसा जगह पे है जहाँ पे पर्वत है कराचिकल में, बात समझे। कराचिकल पड़ता है तुम्हारा, मतलब बोल सकते हो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के वाला इलाका में, और पर्वतीय इलाका है। पर्वतीय इलाका में कराचिकल अभियान करने गया, है ना। खट्टा के समीप एक जगह है, खट्टा, खट्टा पाकिस्तान में पड़ता है, कराचिकल अभियान में, है ना। और इतना जबरदस्त अभियान था उसका कि लंबा टाइम टिक गया वहाँ पे। लंबा टाइम टिकने के बाद क्या हुआ कि इसका सत्ता यहाँ खाली हो गया, तो लगभग यहाँ पर जो मेन व्यक्ति, दिल्ली भी नहीं लगभग रहा, दक्षिण भी नहीं रहा, पश्चिम भी नहीं रहा, है ना, तो लगभग जगह से खाली किया। हालांकि पढ़ा लिखा सुल्तान था, 5 योजनाएं अच्छी अच्छी बनाई थी, लेकिन इसके भाग्य बोलो या फिर और भी कुछ बोल लो, है ना। लिख लो, कराचिकल अभियान असफल रहा। क्लियर। इसकी मृत्यु हो जाती है 20 मार्च 1551 को। लिख लो इसकी मृत्यु 20 मार्च 1351 को। हाँ, 1351 को। कहाँ होती है? तो खट्टा के समीप, खट्टा, हाँ खट्टा के समीप। अब खट्टा के समीप इसकी मृत्यु होती है, तो वहां पर एक स्टेटमेंट लोगों को आता है। लोगों ने स्टेटमेंट ये दिया था कि अंततः लोगों को इससे और इससे लोगों को मुक्ति मिल गई। मतलब जो लोग त्रस्त हो चुके थे इससे, तो बोलते हैं ना कि मरने के बाद रे मुक्ति मिला सबको, सब शांत हो गया अब, है ना। गांव घर में होता है ना, कोई ऐसा व्यक्ति होता है, हाँ, तो कोई लगता है ना कि अब गांव घर शांति हो जाएगा, इससे छुटकारा मिल गया, है ना। लिखो इसका एक स्टेटमेंट है, अंततः लोगों को इससे एवं इससे लोगों को मुक्ति मिली। क्लियर। सॉरी, इसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना। क्लियर। तो ये था तुम्हारा मोहम्मद बिन तुगलक।